काल वाला जो पीडीएफ मिला? सर आपकी आवाज कट रही है। मैम जो काल क्लास हुआ है उसका पीडीएफ मिल जाएगा? जी आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग तो मिला है जी जी, और पीडीएफ पीडीएफ भी मिल जाएगा पीडीएफ। आपको, ये पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद मिल जाएंगे। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य। कल हमने सिर्फ इतना जाना था कि शिक्षण किसे कहते हैं, या उसका व्यापक अर्थ क्या है, संकुचित अर्थ क्या है, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, नॉन फॉर्मल क्या है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। उसके अलावा हम लोगों ने टीचिंग के तीन प्रकार भी देखे थे, कार्य देखे थे, निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन, है ना। तो अब इसके बाद शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसके विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो शिक्षण के उद्देश्य, देखिए किसी भी चीज को यदि हम कर रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, यानी कि उसे हम उसका एक लक्ष्य प्राप्ति होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज यदि हम कुछ सीख भी रहे हैं तो उसका भी एक उद्देश्य होगा ही ना। तो जैसे अब आप लोग भी यहाँ पर आए हैं तो आपका भी एक उद्देश्य है ना कि नेट जेआरएफ का हमें क्लियर करना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिन लोगों ने 18 जून 2024 को पेपर दिया होगा वो री एग्जाम शेड्यूल आ गया है, एनटीए वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसकी जो 25 कोड के हैं उनको 30 अगस्त को पेपर है, और योगा वाले जो हैं उनका 4 सितंबर को पेपर है, ठीक है। चलिए, तो शिक्षण के उद्देश्य में यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दी हुई है। शिक्षण के उद्देश्य से ही शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण होता है, ठीक है। एक सेकंड में पेन ले लेती हूँ। उद्देश्यों का निर्माण होता है। जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील हैं, वैसे ही शिक्षण के उद्देश्य भी परिवर्तनशील होते हैं। आप लोग देखते होंगे समय समय पर शिक्षा नीति बदलती रहती है, ठीक है। अब जब शिक्षा नीति बदलेगी, उसके कॉन्सेप्ट चेंज होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऑब्जेक्टिव भी चेंज होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी भी शिक्षा नीति अभी चेंज हुई है। कब चेंज हुई है कोई बताएगा? लास्ट शिक्षा नीति कब आई है? जिसे हम 2020। हाँ 2020, जिसे हम एनईपी 2020 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एनईपी 2020। अच्छा, इससे पूर्व कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? अभी तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? किसी को पता है? नहीं। बाकी लोग? चलिए, इससे पहले तीन, मतलब इसको मिला करके 3 बार शिक्षा नीति नीति आ चुकी है, ठीक है। सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, ठीक है। सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1968 को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1986 में, सॉरी 8 थोड़ा सा खराब हो गया, हाँ 86 में, ठीक है। और तीसरी आपकी 2020 में आई थी, जो अभी आई, और जिसका क्राइटेरिया क्या था? 5+, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्या था? ये भी नहीं याद है, चलिए देख करके आइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब यानी कि शिक्षा बोला, नीति जब बोलिए मैम, क्या बोला? थर्ड एडिशन में क्या होता है? 5+3+3+4, इस क्राइटेरिया से एनईपी 2020 आई है हमारी, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, 5+3+3+4, वो अभी हम लोग जब एनईपी 2020 पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे उसका मतलब अच्छा क्या अच्छा है, ठीक है।
तो शिक्षा का जब उद्देश्य बदलता है तो उसके शिक्षण के उद्देश्य भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसके मुख्य पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस ऑफ टीचिंग। तो सीखना, सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या होता है, सीखना। यदि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उससे हम सीखते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, शिक्षण हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सर्वांगीण विकास करता है, ऑलराउंड हमारा डेवलपमेंट होता है। स्वयं पर, परिवार, राष्ट्र आदि के विकास में योगदान देना। ठीक है, और अन्य उद्देश्य, वो तीन तो मेन पर्पस है, मतलब ये मुख्य पर्पस होते हैं कि सीखना, व्यवहार में परिवर्तन और राष्ट्र आदि के विकास में योगदान। ये तीन हमारे मेन पर्पस होते हैं। और अन्य पर्पस, अदर पर्पस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो स्टूडेंट को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, आप कोई भी चीज शिक्षण ग्रहण करते हैं तो आपको कुछ ना तो कुछ हर कक्षा में नया सीखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा इसका ये भी मतलब है, अच्छा इसका ये भी मतलब है। ठीक है, और आपको पता ही है कि यदि हम शिक्षा का व्यापक अर्थ ले तो हम उसमें आजीवन हम सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो हर सीढ़ी पे या हर कक्षा में हमें एक नया सीखने को प्राप्त होता है। चलिए आगे है, शिक्षण का उद्देश्य स्टूडेंट को सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों के प्रेरित ना होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, यदि अगर आप प्रेरित नहीं है, आपको किसी चीज को सीखने में अच्छा, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे बच्चे मैथ से भागते हैं। ठीक है, मैथ उनको पसंद नहीं है, और अब उनको जब मैथ पसंद नहीं है, उनका इंटरेस्ट एरिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप उनको कितनी भी अच्छी मैथ समझा दो, वो मतलब अधिगम नहीं करेंगे। मतलब अच्छा, कल किसी ने मेरे से पूछा था अधिगम का मतलब क्या है ना, किसी ने पूछा था। तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, मतलब सीखना, जो भी हम उसको सीख रहे हैं, अधिग्रहित कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो लर्निंग, और अधिगम मतलब जो भी आपको अवगम्य कर रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं शिक्षण अभिवृत्ति में, तो उनको थोड़ा सा ध्यान दे करके चलिएगा। यही शब्दों से एनटी हमारे साथ खेलता है। ठीक है, तो अगर आपको शब्दों का सटीक अर्थ पता है तो आप जाहिर सी बात है क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट की मानसिक क्षमता का विकास करना। ठीक है, आप शिक्षित होते हैं तो आपकी जाहिर सी बात है कि माइंड डेवलपमेंट होता है आपका, आपको और सीखने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बालक की मानसिक क्षमता का विकास करना। ठीक है, ये देखिए सेम हो गया है थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए, बालकों में पाई जाने वाली पार्श्विक प्रवृत्ति में सुधार करना। ठीक है, और मानवीय गुणों का विकास करना। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए, यदि आप, मतलब मैं यहाँ पे वो नहीं कर रही, बुरा नहीं कह रही, लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को और एक सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को अगर आप देखेंगे तो दोनों में भी अंतर होता है। ठीक है, और पार्श्विक प्रवृत्ति जो यहाँ पे आ रही है, वो जैसे विलेज वगैरह स्कूल होते हैं तो वहां पे बहुत सारे बच्चों में थोड़ी सी वैसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, और वहां के बच्चे अधिकतर स्कूल जाना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो जो शिक्षित करते हैं हमें, उससे हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति में भी सुधार होता है, हमें समाज में रहने का ढंग आता है, मानवीय गुणों का विकास होता है। ठीक है, बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने का अवसर प्रदान करना, एक करके सीखने का भी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, जिन लोगों ने एजुकेशन वगैरह पढ़ी होगी। तो आगे है बालकों में संवेदनशील का विकास करना। ठीक है, और 7 पॉइंट है आपका यहाँ पर, बालकों को प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप से प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। 8वां पॉइंट है आपका, बालकों में वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता प्रदान करना। 9वां पॉइंट है आपका, आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूति करने योग्य बनाना। ठीक है, कॉन्फिडेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप अपने घरों में भी देखते होंगे जो मैरिड हैं, जिनके बेटा या बेटी हैं,
तो आप लोग देखते होंगे वो बच्चे कहते हैं मम्मी नहीं आप कर दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उनके अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर आपने एक बार उन्होंने कोई चीज की और आपने उसको टोक दिया तो वो दोबारा उसको करने का प्रयास ही नहीं करते, है ना। तो उसमें तो बालकों में क्या होता है, शिक्षण क्या लाता है, आत्मविश्वास और आत्मानुभूति की ये करने के लिए योग्य बनाता है। ठीक है। तीसरा 10वां है बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, क्रिएटिविटी। ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि आजकल बच्चों को प्ले ग्रुप में डाला जाता है। ठीक है। प्ले ग्रुप में नई शिक्षा नीति जो है ना, 5 साल, इसमें जो मैंने अभी क्राइटेरिया आप लोगों को बताया था, 5, 3+3+4, तो इसमें जो ये 5 वाला है ना, ये 5 वाला, इसमें बच्चों का क्या है, उनके क्रिएटिविटी से ही रिलेटेड है कि बच्चों का सृजनात्मक विकास है किसमें, किसमें उनका इंटरेस्ट है, उससे ही रिलेटेड है। तो बालकों में सृजनात्मक विकास करना और सृजनात्मक कार्य के लिए उनको प्रेरित करना। ठीक है। अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो आप पर बोझ नहीं बन रही है, आपके जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर रही है ना। पहले ये होता था कि नहीं बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन उसको घुसेड़ दिया बायो में, है ना। बच्चा बायो पढ़ना चाहता है लेकिन उसको घुसेड़ दिया साइंस में। तो ऐसे अलग अलग चीजों सामने आती थी। अभी वो शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है, अभी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को चूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग में सबसे पहले जो फेमस है यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें पढ़नी है। हमारे अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आप देखिएगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है जिसको हम ब्लूम का वर्गीकरण नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इन्होंने शिक्षा के अंतर्गत, एक सेकेंड, इन्होंने शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है। ये नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है। मतलब ये जिन्होंने आविष्कृत किया है ये बेंजामिन ब्लूम है, इनकी फोटो लगी हुई है नीचे। तो ये इनके आधार पर ब्लूम टैक्सोनॉमी इनको नाम दिया गया है। ठीक है। जो उक्त वर्गीकरण सुझाने वाले समिति के अध्यक्ष थे, ये इस समिति के अध्यक्ष भी माने गए। अब ये ब्लूम टैक्सोनॉमी आई कब थी, तो 1956। ये देखिए सन वगैरह याद रखिएगा, अगर आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं तो प्लीज नोट करते जाइएगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई थी। अभी मैं पूछती भी रहूंगी कक्षा के दौरान। तो 1956 में आई थी। ठीक है। इसके निर्माता महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम थे। ठीक है। इनका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम था। आगे चलते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने अपनी पुस्तक में ब्लूम का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था। ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई थी। देखिए दोबारा यहाँ पर सन बताया गया है। इसका निर्माण कार्य ब्लूम द्वारा किया गया था, इसलिए इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। आपके जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो भी ये ब्लूम द्वारा, बेंजामिन ब्लूम द्वारा ही प्रोवाइड कराए गए हैं। इनकी पुस्तक का नाम देखिए नीचे दिया हुआ है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। इसको लिख लीजिए। ठीक है। बेंजामिन ब्लूम की पुस्तक का नाम क्या है, बुक का नाम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। आगे चलते हैं। स्टूडेंट के व्यक्तित्व का विकास 3 लर्निंग डोमेन में होता है, ऐसा मानना है किसका, बेंजामिन ब्लूम का। किसका मानना है, बेंजामिन ब्लूम का, जिसके आधार पर ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। और ये वर्गीकरण से हर बार एक ना तो एक प्रश्न आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको एक प्रश्न मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये थोड़ा सा गांधी जी से प्रभावित थे। ठीक है। गांधी जी का एक थोड़ा शिक्षण को लेकर के एक वो उन्होंने वर्गीकरण किया था, जिसमें उन्होंने 3H कहा था। क्या कहा था, 3H। 3H से तात्पर्य ये है, पहले H का मतलब है हेड। लिख लीजिए सभी लोग, मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगी, आप लोग लिख लीजिए। 3H में पहले H का मतलब है हेड, दूसरे H का मतलब है
हार्ट, ठीक है, हार्ट। तीसरे एच का मतलब है हैंड, HAND, हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3H दिए थे गांधी जी ने अपने शिक्षण के वर्गीकरण में, उससे ये प्रभावित थे, ठीक है। और उसी को इन्होंने यहाँ पर 3 डोमेन के नाम से बताया। 3 डोमेन कौन से? आपको देखिए ये नीचे यहाँ दिख रहे होंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक, ठीक है। संज्ञानात्मक को बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक को बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, और मनोक्रियात्मक को बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। क्लियर है सभी को? ये अभी समझ में आया 3H का मतलब? बताइए। जी। तो ये जो 3H है यानी कि हेड, हार्ट और हैंड, इसी को 3 भागों में इन्होंने डिवाइडेड कर दिया, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, जिसको हिंदी में ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये तीनों को यहाँ पे इसके सामने लिख लीजिएगा। अच्छा, एक बार प्रश्न बना है 2022-2023 में, प्रश्न बना है कि ये तीनों डोमेन के कर्ता जो है वो क्या ब्लूम है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके जो कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष है, इसके जो कर्ता है वो ब्लूम है, ठीक है। और अफेक्टिव डोमेन के कार्थवॉल हैं, ठीक है। और साइकोमोटर डोमेन यानी कि मनोक्रियात्मक पक्ष, इसके अनीता हैरो हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। कॉग्निटिव डोमेन के कौन है? ब्लूम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैम, अगर आपने ईयरफोन लगाया है तो प्लीज उसको हटा के फिर बात करें। हेलो। हाँ मैम। हाँ, मैं कह रही थी कि मुझे ना समझ नहीं आया कि कॉग्निटिव लोग नहीं तो तीनों चीजें दी है, फिर इसमें अलग अलग नाम कैसे आ गए? और उन्होंने 3 वर्गीकरणों के नाम दिए हैं, अब उसको एक्सप्लेन जो किया है वो उन्होंने अलग अलग किया है। मतलब जैसे अफेक्टिव डोमेन है उसको तो कार्थवॉल ने किया है, साइकोमोटर है तो उसको अनीता हैरो ने किया है, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, तो ये देखिए आगे यहाँ पे 3 लर्निंग डोमेन मैंने यहाँ पर डिवाइडेड किए हैं, ठीक है। तो हेड, हार्ट और हैंड यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके विषय में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ये संज्ञानात्मक क्या होता है, इसको डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस यहाँ पर देख लीजिए। ये क्या होता है? ये नॉलेज पे आधारित होता है, ज्ञान पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ज्ञान पर, ठीक है। और ये प्रश्न बना भी है, और इसमें थिंक यानी कि सोचने की तर्क शक्ति होती है, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड है अफेक्टिव डोमेन, ये आपका एटीट्यूड पर होता है, ठीक है। इसमें आप फील करते हैं, मतलब इमोशनल होता है। आपको हिंदी के इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, भावात्मक, है ना, भावों से घिरा हुआ, इमोशनल है। तो ये किस पे है? तो आपके एटीट्यूड पे और आपके फील पर है, क्योंकि भावों को तो आप फील कर सकते हो ना। तो आगे है साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या है? स्किल्स, आपके टैलेंट पर आधारित है, यानी कि जब आप किसी चीज को सीख जाते हैं, उसके स्किल्स आपके अंदर हैं, तो आप उसको डू यानी कि आप उसको क्रियान्वित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइकोमोटर पे हो गया, मैनुअल फिजिकल स्किल्स पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 3 डोमेन है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ। देखिए, अगर यहाँ आपको कोई भी अगर संशय है तो प्लीज पूछ लीजिए,
क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे वाला भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और इससे प्रश्न बनते हैं, तो अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले जो हमारा पहला था, क्या था? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक डोमेन, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध ज्ञान का स्मरण तथा प्रतिविज्ञान करने तथा बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से है, ठीक है। अब इसमें विशेष तथ्यों का पुनर्भरण या पहचान प्रतियोगत रूप स्वरूप एवं परिकल्पनाएं शामिल हैं जो बौद्धिक क्षमताओं तथा कौशल के विकास में मदद करती हैं। यह मानसिक तथा बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है, ठीक है। आपको पता है नॉलेजेबल है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये आपका मेंटल उस पे होगा ही, ठीक है। इसके पक्ष में उद्देश्य का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था, ठीक है। चलिए अब इन्होंने क्या किया था उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये चार्ट जो आपको बगल में दिख रहा है ना, ये राइट हैंड साइड, तो ये आपको अपने माइंड में बैठा लेना है, ठीक है। इसको याद कर लेना है, इस पूरे चार्ट को आपको याद कर लेना है क्योंकि प्रश्न यहीं से ही बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में यहाँ पर 6 लेवल इन्होंने डिवाइड किए हैं। कितने लेवल डिवाइड किए हैं? 6 लेवल, ठीक है, में बांटा है, जिन्हें सरल से जटिल के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब सबसे नीचे वाला जो है वो सरल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये नॉलेज जो है वो इजी है, ठीक है। और इधर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले नॉलेज है, ठीक है। तो सरल से जटिल क्रम में इसे स्थापित किया गया है और ज्ञानात्मक उद्देश्य द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए ये 6 स्तरों को पार करना जरूरी होता है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहला स्तर क्या है? नॉलेज, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी चीज को यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसके विषय में आपको ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेबस ही ना पता हो कि सिलेबस क्या है। पेपर 1 भी होता है, पेपर 2 भी होता है, पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं। अब आपको यही नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो आपको नॉलेज आवश्यक है। उसके बाद क्या है? बोध, समझ। आपकी समझ कितनी है, आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो चीजों को, है ना, वो। फिर उसके बाद यदि अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो प्रयोग, आप उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, है ना, प्रयोग कर रहे हो। देन उसका विश्लेषण, एनालिसिस करना, यानी कि उनमें से क्या चीजें ठीक है, क्या चीजें गलत है। अभी देखिए जैसे अभी मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस में पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर आप उसमें एनालाइज करोगे कि अरे मेरे को तो DI आता ही नहीं है, मेरे को तो डाटा इंटरप्रिटेशन आता ही नहीं है, तो मैं डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ूंगा, मैं ICT पढ़ लूंगा, है ना। आप उसमें क्या करोगे? एनालाइज करोगे कि मुझे कौन सी यूनिट ज्यादा अच्छे से आती है, कौन सी यूनिट कम से आती है। तो आप उसको एनालिटिकल बना करके उसमें से जो आपको अच्छे से आता है आप उसको रख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है संश्लेषण करोगे। अब आपने पहले तो एनालाइज कर लिया कि आपको कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजें आपको इजी पड़ रही हैं, उनको आपने एनालिटिकल कर लिया और फिर उसको संश्लेषण यानी कि उसको एक अलग तरीके से लिख लिया कि मेरे को ये यूनिट पढ़नी है। फिर मूल्यांकन, लास्ट में आपका क्या आता है? इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक प्रश्न ये कई बार आए हैं, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आप एक सूत्र बना सकते हो। जैसे साइंस में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग NaCl ये सब वगैरह बनाते हैं। तो इसको याद करने के लिए भी आप एक सूत्र बना सकते हो। जैसे सबसे पहले है नॉलेज, तो K, ठीक है। उसके बाद है कंप्रीहेंशन यानी कि C। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन और एनालिसिस, तो यहाँ पर आप A2 कर सकते हो, A2, ठीक है। फिर उसके बाद सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, तो आपका हो जाएगा S, ठीक है। फिर उसके बाद अंतिम क्या है आपका? इवोल्यूशन यानी कि E। तो आपको याद करना है KCA2SE, ये इसका एक शॉर्ट है, मतलब
आप अगर चाहो तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, और अगर कोई डायरेक्ट 6 लेवल याद कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप इसको याद करने के लिए इस तरीके से कर सकते हो। तो इसको याद रखिएगा। ये कभी कभी क्रम से लगाने को भी आते हैं कि इनको क्रम से लगाइए, ऐसा भी आता है। तो यहाँ पे ये विश्लेषण और संश्लेषण में अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि विश्लेषण ऊपर होगा और संश्लेषण नीचे होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्होंने दे तो दी। अच्छा, ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई थी जरा बताइए? 1956। 1956। 1956। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या था? नॉलेज। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दो पिरामिड दिख रहे होंगे। तो ये 1956 वाला पिरामिड है और ये 2001। तो 2001 में इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था शिक्षण के उद्देश्य परिवर्तनशील है, जगह बात बात पे परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी कुछ नहीं जमा होगा, तो इन लोगों ने भी 2001 में इसको परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो जो पहली मतलब अभी जो ये हम लोगों ने ये पीछे वाला ये पिरामिड पढ़ा था, ये 1956 वाला ये नाउन पर आधारित था। किस पर आधारित था? नाउन पर आधारित। ठीक है, यानी कि संज्ञा से संबंधित था। लेकिन इसके बाद जब इसको 2001 में चेंज किया गया तो ये वर्ब पर आधारित हो गया। किस पर आधारित हो गया? वर्ब पर, यानी कि क्रिया पर आधारित हो गया। और इसमें कुछ चेंजेस भी हो गए। जैसे इसमें देखिए क्या था? नॉलेज था, कंप्रीहेंशन था, एप्लीकेशन था, एनालिसिस था, सिंथेसिस था और इवोल्यूशन था। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ये हिंदी मीडियम वाले, किसी को समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये जो था, फिर इसमें क्या हुआ? नॉलेज का ही वर्ब कर दिया, यानी कि रिमेम्बर कर दिया। इस जगह क्या कर दिया? रिमेम्बर। कंप्रीहेंशन की जगह क्या कर दिया? अंडरस्टैंड कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन की जगह क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। और एनालिसिस की जगह एनालिसिस ही है, पर इन दोनों की जगह चेंज हो गई। ठीक है, पहले हम क्या करते थे? अच्छा, पहले विश्लेषण करते हैं कि संश्लेषण करते हैं? जल्दी से बताइए। पहले विश्लेषण। हाँ, पहले विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस पहले था, सिंथेसिस बाद में था। लेकिन इन्होंने ये सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण हटा करके इसको क्रिएट में कर दिया। क्रिएट में चेंज कर दिया, मतलब आप उसको कुछ क्रिएटिव बनाए। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर दिया। और इवोल्यूशन जो था इसको नीचे ला दिया। किसकी जगह पे? संश्लेषण की जगह पे, यानी कि सिंथेसिस की जगह पे। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 1956 के दौरान 2001 में क्या चेंज हुआ। अच्छा, ये प्रश्न आपका ऐसे भी बन सकता है कि संज्ञानात्मक जो संज्ञा से संबंधित था वो बाद में किससे संबंधित हुआ? तो किससे संबंधित हुआ बताइए? वर्ब फॉर्म में। हाँ, वर्ब फॉर्म यानी कि क्रिया में संबंधित हुआ। ठीक है, देखिए आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए, अब संज्ञानात्मक से संबंधित जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे और सभी लोग दीजिएगा। हाँ जी, कुछ पूछना है? मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा स्तर प्राप्त किया जाता है? रटने के अधिगम से। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रटने के अधिगम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा स्तर प्राप्त किया जाता है जो रटने पर आधारित है? बताइए। अभी हम लोगों ने 6 लेवल पढ़े ना, उसी में से कौन सा लेवल ऐसा है जो रटने पर आधारित है?
बाकी लोग और लोग? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले क्या था, 1956 के पिरामिड के अकॉर्डिंग सबसे पहला कौन सा था लेवल, बताइए। रिमेम्बरिंग, सॉरी, नॉलेज। नॉलेज, हाँ, नॉलेज था, ठीक है, जिसे क्रिया फॉर्म में चेंज करके क्या कर दिया गया, रिमेम्बरिंग कर दिया गया, ठीक है, यानी कि रटने पर आधारित ये हुआ, ठीक है। चलिए, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके 6 लेवल हैं उनको क्रम से लगाना है। मैंने अभी आप लोगों को बोला था, ये देखिए 3 बार प्रश्न पूछा गया है, 2018 में, 2020 में, 2021 में, ठीक है। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपसे क्रम पूछा है, सीरियल वाइज पूछा है। अभी आप लोग केमिस्ट्री वाला सूत्र लगा सकते हैं, चलिए लगाइए। देखिए, क्विज में सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए तो आप सभी को अच्छा लगेगा, मजा आएगी पढ़ने में। चलिए, कुछ लोगों ने ए आंसर दिया है, कुछ लोगों ने सी आंसर दिया है। चलिए, आंसर देखते हैं। तो आंसर है आपका सी, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले तो आप लोगों को यही देख लेना था कि यहाँ पे विश्लेषण और संश्लेषण, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों से पूछे भी थे। तो विश्लेषण और संश्लेषण के आधार पे सबसे पहले 4th है और 5th, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स क्लियर है। फिर सबसे पहला होता है नॉलेज, यानी कि रिमेम्बरिंग, ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। तो पहला यदि आप सब में देखेंगे तो एक ए ऑप्शन है जिसमें पहला है और एक सी ऑप्शन है जिसमें पहला है, ठीक है, और इसमें भी 4th और 5th इसमें भी है और 4th और 5th इसमें भी है। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना था कि आप किसी नॉलेज को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि अप्लाई करेंगे, बताइए, समझेंगे या फिर उसकी अप्लाई करेंगे? अंडरस्टैंड करेगा। हाँ, तो अंडरस्टैंड करेंगे। तो अंडरस्टैंड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले के बाद जो तीसरा है वो सी ऑप्शन में है, तो आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा मतलब थोड़ा हड़बड़ करके लिए हुआ तो सोचे कि तो वो सही बोलते, मतलब हड़बड़ हो गया तो वो मतलब ये दिया है, लेकिन वो हाँ, देखिए नेट के पेपर में ऐसा ही होता है
वहां पे जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, कि इतने सिमिलर होते हैं कि हम कभी कभी ये गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां पर ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 और 2 को इधर किया है, और यहाँ पे भी देखिए 2 और 3 को इधर किया है, बाकी सिमिलर ऑप्शन है। तो ऐसा एनटीए के पेपर में अधिकतर ही होता है। तो इसको थोड़ा सा यदि आप लोग सीरियल वाइज याद करके जाएंगे तो क्लियर है। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ गलती करिए, कोई बात नहीं, एनटीए पेपर में नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है? मननात्मक मतलब होता है किसी चीज को रटना या मनन करना इत्यादि, इससे संबंधित होता है। तो जल्दी से बताइए सभी लोग। सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोग कंफ्यूज हो गए? हाँ, इतने सारे सिद्धांत देख करके कंफ्यूज हो गए। चलिए, कोई बात नहीं। और यहाँ पर इतने लोग जुड़े हैं, 10 से ज्यादा अधिक हैं लोग, 2 तो मैं ही होंगी, बाकी लोग उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए, तो आप लोगों को अभी मैंने इससे पहले भी एक प्रश्न करवाया था, रटने पर आधारित करवाया था कि नहीं? तो रटने पर आधारित आपका जाहिर सी बात है कि संज्ञानात्मक होगा, है ना? ये अनुबंधन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, आवश्यकता न्यूनीकरण का सिद्धांत, ये तीनों हमने पढ़ाए हैं क्या? अभी तो हमने पढ़े ही नहीं। यहीं पे भी थोड़ा सा आप लोग कर सकते थे, कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने की योग्यता को किस रूप में जानते हैं? ठीक है, समझने की योग्यता पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए, समझने की योग्यता। चलिए, अब इस पर देख करके जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है सी। ठीक है, समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग का चेंज होकर के क्या हुआ था, कोई बताएगा? कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव
का चेंज होकर के अंडरस्टैंडिंग में हुआ था, वर्ब क्रिया में हुआ था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही यहाँ पे आ रहा था अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, यदि आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा। ठीक है, कल मुझसे कोई बाइलिंगुअल क्वेश्चन मांग रहा था तो मैंने आज प्रयास किया है कि आप लोगों को बाइलिंगुअल दे पाऊँ। ठीक है, थैंक्स मैम। हाँ। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग जी। हाँ मैम, वो इंग्लिश में अच्छा होगा, मतलब मैम वो अंडरस्टैंड सोचा है लेकिन नहीं बोला, इसलिए कोई दिक्कत हो जाएगा तो इसलिए नहीं बोला। अच्छा, ठीक है। तो मैं अगर सोचा आप था हाँ, अगर आप ठीक लोगों बोला ने है इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इंग्लिश वाला पढ़ करके ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ जी, मैंने पूरा इंग्लिश फॉलो करते हैं, मतलब हिंदी पूरा नहीं आता है तो बोल सकते, मतलब बोल सकते और समझ सकते हैं, लेकिन वो जो लिखा है वो नहीं समझ पाता है। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है मैम, आप अच्छा पढ़ाए, चला ठीक है। मैं सोचा है वो ऑप्शन सी है, लेकिन हम नहीं बोला कि थोड़ा कंप्लीट बीच में, वो क्लास के बीच में मैं थोड़ा आउट में गया था, इसलिए मैं वो भूल गया, इसलिए नहीं बोल पाया, लेकिन कोई अब बात मैंने नहीं। सोचा ये। ठीक है मैम। ओके, ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोगों को हिंदी में समझने में समस्या हो तो आप लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, और वहां पे नेट का पेपर भी जब आप देते हैं तो आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, फर्स्ट पेपर में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों करके देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप लोगों को ऊपर ऑप्शन दिया जाता है। सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए अब आते हैं भावात्मक डोमेन। ठीक है, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या था? इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा था? कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि संज्ञानात्मक डोमेन। अब इसका ये दूसरा पार्ट है अफेक्टिव डोमेन, जिसको किसने किया था? इसके बारे में किसने लिखा था? अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, जल्दी से बताइए। नहीं, ब्लूम ने तो कॉग्निटिव किया था। हाँ, कार्टवॉल। ठीक है, कार्टवॉल ने अफेक्टिव डोमेन के ऊपर अपना परिचय दिया है या व्याख्यान दिया है। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या है? तो ये थोड़ा सा इमोशनल होता है, मतलब भावात्मक पे डिपेंडेंट होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो बालक की रुचि पर आधारित होता है, यानी कि उसका इंटरेस्ट क्या है। ये देखिए इंग्लिश में लिखा है इंटरेस्ट। ठीक है, फिर बालक की अभिवृत्ति, ठीक है, यानी कि एटीट्यूड, भावनाएं यानी कि फीलिंग्स, ठीक है, और फिर उसके बाद संवेदनाएं, ठीक है, आदि किस पर आधारित होती हैं? भावनात्मक डोमेन पर आधारित होती है। अब इसके आगे कह रहे हैं भावात्मक पक्ष मुख्यतः बालक की अभिरुचि अभिवृत्ति से जुड़ा होता है। तो इसमें देखिए बार बार ये पॉइंट नोटेड कर रहा है, तो इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि भावात्मक डोमेन जो है वो किससे जुड़ा होता है? तो अभिरुचि और अभिवृत्ति से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि उसके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड से जुड़ा होता है। और संज्ञानात्मक किससे जुड़ा था बताइए? नॉलेज और लर्निंग से जुड़ा था, यानी कि रटने पर बल देता था, है ना? तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं इसका संबंध भावनाओं, प्रेरणा, रुचियों, दृष्टिकोण से भी होता है। आगे कह रहे हैं इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण करथवाल ने 1964 में किया था। और कॉग्निटिव का कब हुआ था बताइए जल्दी से? 1956। हाँ, 1956। हाँ 1956। और इफेक्टिव डोमेन का कब हुआ? 1964। और कॉग्निटिव का ब्लूम ने किया था और इसका करथवाल ने किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें भी इन्होंने लेवल ऑफ टीचिंग बनाए हैं। तो कॉग्निटिव में कितने लेवल थे? कितने लेवल थे जल्दी से बताइए? 6 लेवल थे। ठीक है, और इसमें कितने लेवल है? तो 5 लेवल है।
ठीक है, इसमें ओनली 5 लेवल हैं। भावात्मक उद्देश्य को स्तर के अनुसार 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। ठीक है, हिंदी में बोले तो ग्रहण करना, अनुकरण, अनुक्रिया, ठीक है, अनुमूलन, व्यवस्थित, संगठित और चरित्रीकरण। ठीक है, और वहां पे यदि आप अंतिम देखोगे तो वहां पे अंतिम कौन सा था? किसी को याद है? बताइए। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ठीक है, वहां पे अंतिम जो था वो इवोल्यूशन था। और यहाँ पर क्या है? करेक्टराइजेशन यानी कि चरित्रीकरण है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है? ग्रहण करना है। वहां पर भी आप ज्ञान का ग्रहण कर रहे थे, ठीक है, वहां नॉलेज था। फिर यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आप मतलब तुरंत ग्रहण करके यहाँ पे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दे रहे हो, लेकिन वहां पे क्या था? अंडरस्टैंडिंग था, फिर अप्लाइंग था, है ना। फिर वहां पे फिर उसके बाद विश्लेषण यानी कि एनालाइज और सिंथेसिस था, लेकिन यहाँ पे क्या है? अनुमूलन यानी कि वैल्यूइंग। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और चरित्रीकरण यानी कि करेक्टराइजेशन। तो अब इसको याद करने के लिए भी एक हम केमिस्ट्री का सूत्र बना लेते हैं। देखिए क्या होगा, बनाइए। R2, R2 क्यों हुआ? रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर क्या है? वैल्यूइंग, तो V। फिर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि O। फिर करेक्टराइजेशन यानी कि C। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद करना है? R2VOC। ठीक है, सिंपल, छोटा सा हो गया है, इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए, अब इससे संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है, फटाफट देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है? ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां भावपरक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है, सॉरी, ये लेवल जो है इनका क्रम भी पूछता है और कभी कभी ये पूछ देता है कि इनमें से कौन से हैं। तो अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि भाव परक यानी कि अफेक्टिव डोमेन में कौन कौन से हैं। तो A B C E है, A या D है, या ABD है, या ABCE है। चलिए फटाफट चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे जल्दी से। थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा। सभी लोग उत्तर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर है इसका सी। देखिए, जिन्होंने गलत दिया है मैं उनके मतलब निधि मैम ने थोड़ा सा गलत दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए,
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न दो तरीके से नेट में आप किया कीजिए। पहला तो यदि अगर आपको जो श्योर हो कि ये हो ही नहीं सकता तो उसको पहले चूज कर लो, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने जब ज्ञात संज्ञानात्मक पढ़ा था तो वहां पे विश्लेषण और संश्लेषण आया था। तो वहां पे ये सी ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसमें था, कॉग्निटिव में था। तो अफेक्टिव में तो आ ही नहीं सकता, तो आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन देखिए कहाँ कहाँ है, ए ऑप्शन हट गया और डी ऑप्शन हट गया। ये समझ में आया सभी को? हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे और देखिए कि कौन सा नहीं हो सकता। तो अभी हम लोगों ने रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ए बी तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, R2 ऐसे इसका बनाया था शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग होगा तो मतलब ए भी होगा और बी भी होना चाहिए। तो ये देखिए बी ऑप्शन में तो बी है ही नहीं, सिर्फ ए और डी है, तो ये भी क्या हुआ, हट गया। तो अभी आपका लास्ट क्या बचा, सी बचा। तो इस तरीके से ये भी यदि आप लोग प्रश्न लगाएंगे तो आप लोगों का क्लियरेंस होगा। और ये एनालाइज करना आप लोगों को सीखना होगा। यदि आप लोग ये एनालाइज करना सीख लेते हैं तो आप लोग तुक्के भी मारेंगे तो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपको साइकोमोटर डोमेन पढ़ना है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम कल पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न मैम है? हेलो। हाँ जी, मैम मैम बीच में मैंने आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए तो अच्छा होगा मैम। मैम तो डिटेच हो गया तो सर क्या मेरा गंडगोल हो गया। सर क्या पीपीटी चाहिए आप, मतलब हेलो, पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ होगा तो नहीं, ये रिकॉर्डिंग वाला जी दोनों भी मिला था। तो मैं बीच में छूट गया है, इसलिए पूरा फिर से नहीं कनेक्ट हो पाया, मतलब कैसे ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपको कंसंट्रेशन लैग हो भेज गया। दूंगी, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। ओके ठीक ओके है, और किसी का कोई प्रश्न है? मेरा थोड़ा अलग प्रश्न है दीदी। जी आपने जो एग्जाम के बारे में बताया ना शुरुआत में, वो जी रिपीट करेंगी, मतलब नेट का क्या कैसे? हाँ, मैंने ये बताया था कि जो 18 जून को क्या बोलते हैं पेपर किया गया था, जो रद्द हो गया था, वो 30 अगस्त को डेट आ गई है उसकी। 30 अगस्त को आपका पेपर है। 25 कोड वालों का 30 अगस्त को है और 100 कोड यानी कि योगा वालों का 4 सितंबर को पेपर डेट रिलीज कर दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा था, जून वालों ने, तो उनके लिए कोई भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप लोगों ने जो भी ये सेंटर डाले थे, आपके सेंटर भी सेम रहेंगे, आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सिर्फ डेट, नॉर्मली आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड लेके आपको पेपर देने जाना है बस। और ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? ये आपकी ऑनलाइन होगी सीबीटी। अच्छा, ठीक, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए ठीक है, फिर कक्षा समाप्त करते हैं। सभी लोग सेकंड पेपर की कक्षा में आइए। ठीक है, नमस्ते, नमो नमः सभी को। नमो नमः। आपको भी नहीं। नमो नमो नमः, नमो नमो। नमो नमः।